मैंने अपनी माँ से झगड़ा करके एक आलमा लड़की से शादी की थी। मेरी माँ उस लड़की से नफरत करती थी और उसे अपनी बहू नहीं बनाना चाहती थी, मगर फिर भी मैंने जिद करके उसी लड़की से शादी कर ली थी। शादी के कुछ दिन बाद से ही मेरी माँ बीमार हो गई और इतनी बीमार हो गई कि बिस्तर से लग गई, मगर मैं अपनी बीवी की मोहब्बत में अपनी माँ को भूल गया था। एक रोज मैं घर आया तो बीवी को ऐसे हाल में देखा कि मैं शर्म से पानी पानी हो गया। मेरी बीवी ने मेरी इज्जत खाक में मिला दी थी। जब मैंने बीवी को बालों से पकड़ा तो वो रोते हुए मेरे कदमों में बैठ गई और मुझसे माफिया मांगने लगी। मैं उसे तलाक देने ही वाला था कि वो एकदम से चिल्ला उठी कि इस सब में मेरा कोई कसूर नहीं है। ये काम करने के लिए मुझे तुम्हारी माँ ने मजबूर किया था। और सबूत के तौर पर मुझे बीवी ने ऐसी चीज दिखाई कि मुझे अपनी सगी माँ से नफरत होने लगी थी। मेरा दिल उस वक्त खून के आंसू रो रहा था। क्या एक माँ भी अपने बेटे का घर बर्बाद करने के लिए ऐसी हरकत कर सकती है? मेरे दिमाग की रगें फटने वाली हो गई थी। इससे पहले कि मुझे कुछ हो जाता, मैंने उसी वक्त अपनी माँ को धक्के देकर घर से निकाल दिया। मगर माँ ने जाते वक्त मुझे अपना थैला खोलकर ऐसी चीज दिखाई कि मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि मेरा नाम अजीम है और मेरा ताल्लुक लाहौर के एक अच्छे पढ़े लिखे खानदान से है। और मेरे अब्बा के इंतकाल के बाद चचा ने मेरी पढ़ाई में कोई हर्ज नहीं आने दिया था। उन्होंने मुझे अपने सके बेटे की तरह ही पाला था। मेरी हर फरमाइश उन्होंने पूरी की थी। जब मैंने एमबीए मुकम्मल किया, मुझे एक मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत अच्छी नौकरी मिल गई थी। मेरी आमदनी अच्छी हुई तो अम्मा मेरी शादी के बारे में सोचने लगी। फिर अचानक से मेरी जिंदगी में फौजिया आई और सब कुछ बदल गया। वो मेरी जिंदगी में उस वक्त आई जब मेरे दोस्त अहमद की शादी हुई। फौजिया मेरे दोस्त की छोटी साली थी और शादी में सबसे आगे रही थी। मैं दूल्हा का दोस्त था और वो दुल्हन की बहन थी। हमारा 4 दिन की शादी में एक ताल्लुक सा बन गया था और उसके बाद फिर ये ताल्लुक कभी टूटा ही नहीं था। वो अक्सर अहमद के घर अपनी बहन के पास चली आती और मैं तो अहमद के घर तकरीबन रोजाना ही जाया करता था। अहमद का घर पिछली गली में था, इसलिए मेरे और फौजिया के दरमियान मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। लेकिन उसके दिल में मेरे लिए कैसे जज्बात हैं, इसका अंदाजा मुझे उस वक्त हुआ जब फौजिया ने बकायदा मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। उसने बताया कि उसने आलमा का कोर्स किया हुआ है और उसे दीन के बारे में भी अच्छी खासी मालूमात हैं, मगर उसने ये भी बताया कि वो जमाने के साथ चलने वाली लड़की है। हर नया आने वाला फैशन वो बड़ी खुशी से अपनाती है। लड़की होने के बावजूद भी उसने अपनी मोहब्बत का इतराफ बड़ी दीदा दलेरी से किया था। वो खूबसूरत थी, जवान थी और जिस तरह उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था, मेरे लिए उससे ना कहना मुमकिन ही नहीं था। मैंने फौजिया की मोहब्बत को दिल से कबूल कर लिया था। वो भी मुझे अच्छी लगती थी और उन्हीं दिनों मेरे दोस्त अहमद की बीवी उम्मीद से हो गई और इसी वजह से फौजिया पहले से भी कहीं ज्यादा अहमद के घर नजर आने लगी थी। अहमद से मुलाकात करने के लिए जाता तो फौजिया मेरे पास ड्राइंग रूम में आकर बैठ जाती और घंटों बातें करती। अहमद की माँ ने जब इन सब बातों को महसूस किया तो उन्हें हम पर शक होने लगा था। वो सारा मामला समझ चुकी थी। वो अहमद के साथ घर में ही रहती थी और फिर एक दिन जब उनकी मुलाकात मेरी माँ से हुई तो उन्होंने फौरन ही मेरी माँ को खबरदार किया कि तुम्हारा बेटा फौजिया की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया है। मैं तो खुद उसकी बहन को बहू बनाकर पछता रही हूँ, कहीं फौजिया तुम्हारे गले ना पड़ जाए। अहमद की माँ के दिल में फौजिया की बड़ी बहन नसरीन के लिए जो नफरत थी वो उन्होंने मेरी माँ के आगे बयान कर दी थी। ये बात मुझे फौजिया से ही पता चली थी कि अहमद की माँ अपनी बहू नसरीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, इसलिए वो अपनी बहन का ख्याल रखने के लिए यहाँ आती है। मेरी माँ को तो अहमद की अम्मा की हर बात ही ठीक लगती थी, इसलिए उन्होंने मुझे साफ लफ्जों में समझा दिया कि मैं उस हसीना से दूर रहूं और उसके चक्कर में ना पड़ूं। मैंने अम्मा को मोहब्बत से समझाने की कोशिश की कि फौजिया बुरी लड़की नहीं है और ना ही उसकी बहन गलत है। अहमद की माँ को तो अपनी बहू से खुदा वास्ते का बैर हो गया है और इसीलिए वो उसकी बुराई कर रही हैं। अम्मा कहने लगी कि जो भी बात है बस तुम फौजिया से दूर रहना। मैंने अम्मा से कहा कि मैं हरगिज भी किसी और से शादी नहीं करूंगा। मैं फौजिया से मोहब्बत करता हूँ और वो ही मेरी बीवी बनकर इस घर में आएगी। मेरी बात सुनकर उनकी हालत खराब हो गई थी। वो मेरे सामने जारो कतार रोने लगी
मैंने आज तक अम्मा के किसी फैसले के आगे सर नहीं उठाया था, लेकिन फौजिया की मोहब्बत ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया था। इसी बात में अम्मा को बहुत सदमा पहुंचा था। अम्मा के आंसू देखकर मेरा दिल पिस सा गया था, लेकिन अगर उस वक्त मैं नरमी का मुजाहरा करता तो फौजिया को हमेशा के लिए खो देता। बस यही सोचकर मैंने अपना दिल सख्त किया और खुद को कमरे में बंद कर लिया। नतीजा अगले दिन ही उन्होंने फौजिया से मेरी शादी के लिए हामी भर ली। मैं उनका इकलौता बेटा था, उनके बुढ़ापे का सहारा था। वो मुझे नाराज नहीं करना चाहती थी। मेरे कहने पर वो फौजिया के घर रिश्ता लेकर चली गई, लेकिन जब वापस आई तो उनके चेहरे का रंग बदला हुआ था। वो कहने लगी कि एक दफा फिर सोच लो, ना ही वो लड़की हमारे जैसी है और ना ही उसके घर वाले हमारे जैसे हैं। मैं उस घर में तुम्हारी शादी नहीं करना चाहती। मैंने अम्मा को यकीन दिलाया कि जब फौजिया हमारे घर आएगी तो वो भी बिल्कुल हमारे जैसी हो जाएगी। अम्मा की ये बात बिल्कुल ठीक थी कि फौजिया हर नया आने वाला फैशन करती है, मॉडर्न लड़कियों की तरह बनकर रहती है। लेकिन मेरा मानना था कि आजकल के दौर में हर लड़की बहुत ज्यादा खुद एतमाद और मॉडर्न हो गई है। फौजिया भी ऐसी थी। ये पहले वाला दौर तो था नहीं कि जब लड़कियां रिश्ता आने पर घूंघट डालकर शर्माती रहती थीं। अम्मा को अंदाजा हो गया था कि मुझ पर उसकी किसी बात का कोई असर नहीं होने वाला, इसलिए उन्होंने खामोशी अख्तियार कर ली और मेरी धूमधाम से फौजिया के साथ शादी कर दी। वो हरगिज भी वैसी नहीं थी जैसे अम्मा का ख्याल था। उसने आते ही घर संभाल लिया था, सारा वक्त घर के काम करती रहती, अम्मा की खूब खिदमत करती। अम्मा उस पर रोक टोक लगाया करती थी, कभी उसे छत पर जाने से रोकती तो कभी बिना चादर के घर से निकलने पर। लेकिन मेरी बीवी फौजिया ने ना ही कभी अम्मा की बात का बुरा माना और ना ही मुझसे अम्मा की शिकायत की, बल्कि वो तो हमेशा मुस्कुराकर अम्मा से बात करने की कोशिश करती। वो थोड़ी सी मॉडर्न जरूर थी, लेकिन बदतमीज नहीं थी और उसकी इसी बात ने मेरा दिल जीत लिया था। मैंने सोचा कि वक्त के साथ साथ अम्मा का दिल भी फौजिया की तरफ से साफ हो जाएगा, लेकिन ऐसा होने की बजाय अम्मा ने फौजिया के बारे में अजीब तरह की बातें शुरू कर दी। फौजिया अक्सर दोपहर के वक्त अपनी बहन की तरफ चली जाती और अम्मा मुझे कहती कि वो अपनी बहन के घर नहीं जाती बल्कि कहीं और जाती है, उस पर नजर रखा करो। मुझे लगा कि शायद अम्मा को ऐसे ही उस पर शक हो रहा है, इसलिए मैंने अहमद से भी इस बारे में पूछा था, लेकिन अहमद का कहना था कि फौजिया उसके घर दोपहर को आती है और ये बात उसे उसकी बीवी ने ही बताई है। अहमद कहने लगा कि सासों को तो आदत होती है बहुओं की बुराइयां करने की, तुम अपनी माँ की बातों को इतना दिल पर ना लिया करो। मैं घर लौटा तो अम्मा कहने लगी कि तुम्हारे चचा आए थे और फौजिया उनके आगे पीछे घूम रही थी। फौजिया से कहो कि चचा से जरा दूर रहा करे। अम्मा की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। चचा हफ्ते में एक दो दफा हमसे मुलाकात के लिए आते थे। अब्बा के इंतकाल के बाद उन्होंने हमारी माली तौर पर बहुत ज्यादा मदद की थी, क्योंकि उनके हालात बहुत अच्छे थे। चचा जब भी आते मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे ढेरों दुआएं देते थे। मेरी तालीम का खर्चा भी उन्होंने ही उठाया हुआ था। मैंने तो उनमें ऐसी कोई बुराई नहीं देखी थी कि जिसकी वजह से मुझे फौजिया को उनसे दूर रखना पड़ता। अम्मा को तो बस बात का पतंगड़ बनाने की आदत हो गई थी। अम्मा के आगे मैं खामोश हो गया, लेकिन मैंने फौजिया से एक लफ्ज नहीं कहा। मैं उसे क्या कहता कि मेरी माँ तो उसके साथ मेरे चचा पर भी भरोसा नहीं करती। मुझे अपनी माँ की सोच पर हैरानगी हो रही थी। वो फौजिया की नफरत में इतनी आगे बढ़ गई थी कि उन्हें चचा का किरदार भी नजर नहीं आ रहा था। मुझे लगा था मेरी खामोश होने से बात सिमट जाएगी, लेकिन ये बात मेरी गलत फहमी साबित हुई। फौजिया सारा दिन घर के काम करती। मैं जब दफ्तर से घर आता तो उसकी हालत बहुत थकी हुई होती, मगर अम्मा थी कि उसकी शिकायतों की फहरिस्त खत्म ही नहीं हो रही थी। एक शाम मैं दफ्तर से घर आया तो चचा हमसे मिलने के लिए आए और मेरे सामने ही उन्होंने फौजिया की बहुत तारीफ की और कहने लगे कि जब से घर में बहू आई है घर का माहौल बदल गया है। अब मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा इज्जत मिलती है, वरना इससे पहले तो भाभी फकत नाम का रिश्ता निभा रही थी। चचा की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गया था, क्योंकि चचा की बात बिल्कुल सच्ची थी। अम्मा चचा के आने पर कभी खुश नहीं होती थी और ना ही कभी उन्हें घर के अंदर लाकर बिठाया करती थी। चचा ड्राइंग रूम में बैठते और वहीं से ही पलट जाते, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि अम्मा ये सब क्यों करती थी।
और इस सब के पीछे क्या वजह थी। और ये राज मुझ पर उस वक्त खुला जब मैंने अपनी बीवी फौजिया को चचा के साथ ऐसी हालत में देखा कि मेरा दिल चाहा कि चचा और फौजिया दोनों को ही खत्म कर दूं। फौजिया और मेरा चचा दोनों हाथों में हाथ डाले ऐसे बातें कर रहे थे जैसे मियाँ बीवी करते हैं। मगर जब फौजिया ने मुझे बताया कि ये सब उसने अम्मा के कहने पर किया है, क्योंकि मेरी अम्मा ने उसे मजबूर किया था कि वो चचा से रिश्ता बनाकर उनकी जायदाद मेरे नाम करवाएंगी, वरना मेरी अम्मा उस पर इल्जाम लगाकर उसे घर से निकलवा देंगी। फौजिया कह रही थी कि मेरी माँ की नजर चचा की जायदाद पर थी। अम्मा चचा को नापसंद करती थी क्योंकि उन्हें लगता था कि मेरे अब्बा का हिस्सा भी चचा ने हड़प कर लिया है। मेरी माँ कैसे मेरा घर तबाह कर सकती थी, और वो भी चचा की दौलत के लिए, क्योंकि अम्मा को तो मैंने कभी पैसे के पीछे भागते हुए नहीं देखा था और ना ही कभी उन्होंने मेरे सामने ऐसा कोई जिक्र किया था। लेकिन मेरी बीवी फौजिया के आंसू और उसकी हालत बता रही थी कि वो सच कह रही है। मेरे चचा मेरी माँ को बुरा भला कहते हुए मेरे सामने से निकलकर चले गए थे और मैं एक लफ्ज भी ना कह सका था, क्योंकि सारा कसूर तो मेरी माँ का था। चचा तो खुद भी शिकार बने हुए थे। यही सोचकर मैं गुस्से में अपनी माँ के कमरे में गया और कहा कि अब वो मजीद मेरे साथ नहीं रह सकती। मैं फौजिया के साथ ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। मेरी बात सुनकर अम्मा की हालत खराब हो गई। वो कहने लगी, ये तू कैसी बातें कर रहा है। मैंने अम्मा से कहा कि आपको जायदाद का इतना ही शौक है तो सब कुछ आप रख लें। मैं अपनी बीवी के साथ सुकून की जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। आपने तो मेरी बीवी को ब्लैकमेल करके उसका चचा के साथ रिश्ता बनवा डाला, और ये भी ना सोचा कि फौजिया मेरी बीवी मेरी इज्जत है। मैं अपना और फौजिया का सामान समेट रहा था जब अम्मा एक छोटा सा थैला उठाकर आई। कहने लगी, ये घर तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का है। ये तुम्हारे बाप ने तुम्हारे नाम किया था, मेरा यहाँ कुछ नहीं है। ये कहकर अम्मा लड़खड़ाते हुए घर से बाहर निकल गई। मैं इस कदर गुस्से में था कि अपनी माँ को रोक भी ना पाया। मेरी बीवी फौजिया मेरे कदमों में बैठे आंसू बहा रही थी, माफी मांग रही थी। वो बार बार अपनी मजबूरी और खौफ का जिक्र कर रही थी। मैंने फौजिया को सीने से लगाया और अम्मा मुझे छोड़कर चली गई थी, लेकिन सब कुछ उसकी गलतियों की वजह से हुआ था। फिर मुझे क्या मालूम था कि पूरी सच्चाई क्या है। अम्मा को गए 2 दिन हो गए थे और ये 2 दिन मैंने बहुत बेसुकूनी में गुजारे थे। बार बार मुझे अम्मा का ख्याल आ रहा था। मेरी माँ का कौन था, पता नहीं मेरी माँ कहाँ चली गई थी। मैं दफ्तर में बैठा था कि मेरे सीने में शदीद दर्द उठने लगा। मैं घर लौट आया, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि घर आने पर मेरा इस्तकबाल किस तरह होगा। मेरी बीवी एक दफा फिर अपने बेडरूम में चचा के साथ मौजूद थी और बड़े आराम से कह रही थी कि अब तो घर में मेरी बीमार सास भी नहीं रही है, अब आपकी और मेरे दरमियान आने वाला कोई नहीं। चचा कह रहे थे, बस कुछ ही वक्त की बात है, तुम अपने शोहर से ये घर अपने नाम करवा लो, फिर मेरे पास आ जाना, हम शादी कर लेंगे। इस बार ना ही मुझे सख्ता हुआ था और ना ही मेरे कदम जंजीर हुए थे। मैं सीधा अंदर दाखिल हुआ और मैंने उस फौजिया के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और चचा को गिरबान से पकड़कर पूछा कि ये सब क्या है। फिर चचा कहने लगे कि ये सब मैंने तुम्हारी माँ से बदला लिया है। तुम्हारी माँ बहुत नेक बनती थी। तुम्हारे बाप के मरने के बाद मैंने कई दफा तुम्हारी माँ के साथ रिश्ता बनाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारी माँ को नेक बनने का बहुत शौक था और वो तो मुझे घर के अंदर भी कदम नहीं रखने देती थी। उसका कहना था कि वो और उसका बेटा बहुत इज्जतदार हैं, और देखो आज मैंने किस तरह तुम्हारी इज्जत को रोन दिया है। तुम्हारी ये बीवी मेरी दौलत की खातिर मुझे तुम्हारे बेडरूम तक ले आई है, और तुमने अपनी इस बीवी की मोहब्बत में अंधा होकर अपनी माँ को ही घर से निकाल दिया है। मैंने तुम्हारा सारा घर बर्बाद कर दिया है और यही मेरा मकसद था। जब मैंने तुम्हारी माँ के करीब होने की कोशिश की थी, तुम्हारी माँ ने मेरे चेहरे पर एक थप्पड़ लगाया था और ये उसी थप्पड़ का बदला है। मैं पहली दफा चचा का ये रूप देख रहा था। वो मेरे बाप की जगह थे, लेकिन आज मैं समझ गया था कि मेरी माँ चचा को दरवाजे के बाहर क्यों खड़ा रखती थी। मैंने उसी वक्त फौजिया को तलाक दे दी थी, क्योंकि उस औरत के साथ मैं मजीद गुजारा नहीं कर सकता था।
मेरे चचा ने मुझे और मेरी बीवी फौजिया को सिर्फ बदले के लिए इस्तेमाल किया था। उन्हें फौजिया से ना ही मोहब्बत थी और ना ही वो उसे हासिल करना चाहते थे। जैसे ही मैंने फौजिया को तलाक दी तो वो भी उसके मुंह पर थूक कर चले गए और फौजिया यहाँ खड़े खड़े बर्बाद हो गई। मैंने धक्के देकर उसे घर से निकाल दिया था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। पता नहीं मेरी माँ कहाँ चली गई थी। मैंने हर जगह अपनी माँ को तलाश किया लेकिन वो मुझे नहीं मिली। मैं पागलों की तरह उसे ढूंढ रहा था और फिर मुझे अपने बाप का गम सताने लगा तो मैं उनकी कब्र पर चला गया और ये देखकर मेरी जान में जान आई थी। मेरी माँ तो मेरी बाप के कब्र पर ही बैठी हुई थी। मेरी माँ की हालत बहुत खराब थी। मैंने उन्हें उठाकर सीने से लगाया और अस्पताल ले गया। 2 दिन से भूखी थी। वो कई दिन से शदीद बीमार भी थी। फिर मेरी माँ ने बताया कि जब वो फौजिया को देखने उसके घर गई थी उसी दिन ही उन्हें समझ आ गया था कि वो किस फितरत की लड़की है। वो लोग सिर्फ पैसों के पुजारी थे और फौजिया ने मुझे मेरी नौकरी की वजह से ही फंसाया था। और जब उसे मेरे चचा के पास बहुत ज्यादा दौलत नजर आई तो उसने अपना रुख चचा की तरफ बदल लिया। मेरी माँ सारा दिन घर का काम करती और मेरी बीवी फौजिया उस वक्त आराम करती थी और मेरे आने के वक्त जबरदस्ती मेरी माँ को बिस्तर पर लेटाती और खुद थकी हारी मेरे आगे मजलूम बन जाती। फौजिया छत पर जाती तो गली मोहल्ले के लड़कों से इशारों में बातें करती और ये बात अम्मा को मोहल्ले वालों ने बताई थी। इसलिए अम्मा ने उसकी छत पर जाने पर पाबंदी लगा दी थी क्योंकि मोहल्ले में हमारी बदनामी हो रही थी। मैंने अपनी माँ से माफी मांग ली थी। मैं फौजिया की मोहब्बत में इस कदर अंधा हो गया था कि मुझे ये भी दिखाई नहीं देता था कि मेरी माँ ने सारी जिंदगी मुझे पालने में लगा दी थी। मैं अम्मा को लेकर वापस घर लौटा तो मेरा दोस्त अहमद मुझसे मिलने के लिए आया और कहने लगा कि उसकी बीवी भी उससे तलाक का मुतालबा कर रही है और साथ ही 10 लाख रुपए भी मांग रही है। कह रही है अगर मैंने उसे तलाक के साथ 10 लाख रुपए ना दिए तो वो मुझ पर घरेलू तशद्दुद का केस बनवाएगी और साथ ही मेरी अम्मा को भी जेल करवा देगी। अहमद बहुत ज्यादा परेशान था। अहमद की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। ये किस तरह के लोग थे जिनकी नजर में रिश्तों की कोई अहमियत ही नहीं थी। अब तो अहमद की बीवी माँ बनने वाली थी लेकिन अब भी वो पैसे को अहमियत दे रही थी। मेरे एक गलत फैसले ने मेरा घर बर्बाद कर दिया था और मेरी माँ को इस हाल पर पहुंचा दिया था कि मेरी माँ चारपाई पर आ गई थी और फिर 2 दिन बाद मुझे एक ऐसी खबर मिली जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। फौजिया ने अपने किसी आशिक के जरिए मेरे चचा को कत्ल करवा दिया था क्योंकि वो चचा से अपनी बेइज्जती और धोखे का इंतकाम लेना चाहती थी। और फिर उसका आशिक पकड़ा गया तो उसने फौजिया का नाम लिया और अब फौजिया भी जेल में अपनी सजा काट रही थी। चचा भी अपने गलत कामों की वजह से अपने अंजाम को पहुंच गए थे और फौजिया भी जेल चली गई थी। और मुझे भी एहसास हो गया था कि मैंने अपनी माँ की बात पर यकीन ना करके कितनी बड़ी गलती की है। अहमद अभी तक अपनी बीवी के जाल में फंसा हुआ है लेकिन कुदरत उसके साथ भी इंसाफ ही करेगी। हमारी माओं के पास वो तजुर्बा होता है कि वो एक ही नजर में ना सिर्फ इंसान को पहचान लेती हैं बल्कि हमें भी सही और गलत का फर्क भी समझाती हैं। लेकिन हम बच्चे होते हैं जो अपनी जवानी और जज्बाती तकाजों में उलझकर अपनी माओं की समझ को नजरअंदाज कर देते हैं और खुद ही अपने गले में तोप डाल लेते हैं। फौजिया भी मेरी जिंदगी में एक स्याह रात की तरह आई थी और अल्लाह ताला के करम से उस स्याह रात के गुजरने के बाद दोबारा से एक नए दिन का उजाला हो गया है। 1 माह बाद अदालत के जरिए मेरे दोस्त अहमद की भी अपनी बीवी से जान छूट गई थी और हम दोनों ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया था। फिर साल बाद ही मैंने और अहमद ने दोबारा से शादी कर ली थी। इस बार मैंने अपनी माँ की मर्जी से ही शादी की थी। उन्होंने ही मेरे लिए लड़की पसंद की थी। आज मैं अपनी बीवी रानिया और अपनी माँ के साथ हंसी खुशी रह रहा हूँ।